Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study about zero order reaction. बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या? कहते हैं कि वैसा कोई भी रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट हो, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सच है, जो जैसे कोई भी रिएक्शन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, जैसे मतलब कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इफ अ रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, then it will be also the example of zero order reaction। मतलब क्यों ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा बच्चों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने का मतलब है कि रिएक्टेंट तो निश्चित रूप से होने ही चाहिए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने ही चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट नहीं होंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कैसे? तो अगर रिएक्टेंट ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका कंसंट्रेशन भी तो लिए ही होंगे। तो किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन जो है उस रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बच्चों ध्यान रहे, अगर कोई रिएक्शन हम लोग कोई रिएक्शन लेते हैं एज ए एग्जांपल, जैसे H2 + Cl2 एरो HCl, मतलब सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कहते हैं क्या इस रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्शन करने के लिए विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर छोड़ दिया जाए तो रिएक्शन जो है वो होगा ही नहीं। तो कहते हैं क्या कि इस रिएक्शन को कराने के लिए जो है सनलाइट की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जैसे ही आप सनलाइट उसको देंगे, जैसे ही सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन को कराना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे क्या कि रिएक्शन जो है होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि वह रिएक्शन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि एक जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर सनलाइट जो आया, अगर वो ना हो तो रिएक्शन को होना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि उस रिएक्शन का रेट जो है डिपेंड किस पे कर रहा है? सनलाइट से आने वाले एनर्जी पे, ना कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो वहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर एज ए कैटलिस्ट और कोई भी दूसरा जो है फैक्टर काम करता है, और रिएक्शन का रेट जो है उसके कारण बढ़ता या घटता है, जिस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, और वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसका डिफिनेशन होगा बच्चों? द रिएक्शन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज independent from initial concentration of reactant is called zero order reaction। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोले तो H2 + Cl2 एरो HCl, जब तक इसको आप H न्यू की एनर्जी नहीं देंगे तब तक जो है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्सन जो है वो संभव नहीं है। या कोई भी एडजॉर्प्शन फेनोमेनन है बच्चों, मतलब कोई भी सब्सटेंस का जो किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर जो जमने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। यानी कोई भी एडजॉर्प्शन फेनोमेनन भी जो होता है वो भी जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा? एग्जाम्पल होगा। तो बच्चों ये क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग रेट लॉ इक्वेशन को लिखने का प्रयास करें तो लिखेंगे R = K × H2 और Cl2 का कंसंट्रेशन।
ध्यान रहे कोएफिशिएंट पावर पर ये जरूर करेगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं क्या कि चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इससे इंडिपेंडेंट है तो निश्चित रूप से इस सब का जो है पावर क्या होगा 0, तभी तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या लिख पाएंगे हम लोग, के। तो आर इक्वल टू के लिख पाने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, H2 और Cl2 के कंसंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है, वह उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बच्चों अगर हम लोग इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखते हैं ग्राफ। ये जो है किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का एक्सेस हम मान ले रहे हैं और ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का है। तो बच्चों चूंकि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इससे इंडिपेंडेंट है, यानी कि इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो कहीं से कोई वेरिएशन हमको दिखेगा नहीं, तो वो जो है जो कंसंट्रेशन एक्सेस है उससे क्या जाएगा, पैरेलल, ठीक है ना। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इस पर हमेशा जो है क्या होगा, वो इससे इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर बच्चों हम लोग यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वैसे किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम यूनिट निकालने के लिए एक फार्मूला आपको पीछे की क्लासेस में मैंने दे रखा है, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। तो बहुत आसान सा टर्म है ये हमारा, R इक्वल्स टू क्या है हमारा, K, ठीक है। तो K का जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए आप, dx अपॉन dt लिख सकते हैं इसको, dx अपॉन dt इक्वल्स टू K। तो dx यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, और अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ये टाइम, यानी K की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगा बच्चों, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये जो है K की क्या हो जाएगी बच्चों, यूनिट हो जाएगी। वैसे मैंने जो पीछे दे रखा है फॉर्मूला, उसके आधार पे आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो है यूनिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों बात रही, ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, लेकिन अगर काइनेटिक इक्वेशन को निकालना हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करना हो, उसको एक्सप्रेस करना हो, तो कैसे आएगा और क्या आएगा। तो काइनेटिक इक्वेशन हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए बच्चों, कोई रिएक्शन कंसिडर कर ले रहे हैं हम A to P, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू A टू द पावर 0। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, K हो जाएगा। इसके कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा, तो कहीं पर भी हमको कंसंट्रेशन एट टाइम t लेने की आवश्यकता तो है नहीं। तो R को हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल्स टू K। तो बच्चों क्या हो सकता है, dx इक्वल्स टू K इंटू dt हो सकता है। लिखते हैं हम लोग टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। dx इक्वल्स टू k, k कांस्टेंट टर्म है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है बच्चों। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t प्लस c। ये बच्चों हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर लिया है। फाइनली हमको c का वैल्यू चाहिए होगा, तो c के वैल्यू के लिए हम लोग जैसा कि बात करते हैं कि इनिशियल कंडीशन में जाते हैं, तो लिखते हैं एट इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन पे क्या होगा बच्चों, जब रिएक्शन जब इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा तो वहाँ पर किसी भी हाल में किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में कोई भी कमी या बढ़ोतरी
नहीं होगी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे जो है, इनिशियल कंडीशन पे t की वैल्यू जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू के टी प्लस सी, तो x जीरो बराबर k इंटू जीरो प्लस सी, यानी कि c की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। यानी कि अब यहाँ पर क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। बच्चों इसको जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। तो x इक्वल्स टू के टी प्लस जीरो, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू टी। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो काइनेटिक इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा बच्चों, x इक्वल्स टू के टी। यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो x की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पे। अगर x और टाइम के बीच जो है अगर हम लोग क्या करें, एक ग्राफ खींचने का प्रयास करें, तो कहते हैं क्या कि x जो है चूंकि t का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है फाइनली x इक्वल्स टू के टी, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो है हम लोगों ने ग्राफ को भी खींच लिया है और साथ साथ काइनेटिक इक्वेशन को भी डिराइव कर लिया है। तो अगर हम लोग बात करें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों हाफ लाइफ को मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। यही बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी, वही डिफिनेशन जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी अप्लीकेबल होगा कि द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपली यहाँ पर हम फिर से जो है डिफिनेशन नहीं लिखते हैं, हम हाफ लाइफ जो है निकाल लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सबसे पहले काइनेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, x इक्वल्स टू k इंटू टी। अब ध्यान रहे कि जहाँ पर रिएक्टेंट का जो है आधा कंसंट्रेशन यूज हो जाए, वहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन a अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो x की वैल्यू जो होगी वो a/2, तो t जो है क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर a/2 होगा तो t बिकम्स t हाफ, यानी कि हाफ लाइफ। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a/2 इक्वल्स टू k इंटू टी हाफ। तो बच्चों अगर यहाँ से हाफ लाइफ निकाल लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, a/2 इंटू के, यानी कि दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम लोग अब यहाँ पर देखें क्या कि हाफ लाइफ जो है हमारा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन उसका हाफ लाइफ जो है क्या है, देखिए जो हमारा जो कंक्लूजन आया है उससे ये बात क्लियर हो रहा है कि हाफ लाइफ जो है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर हाफ लाइफ और अगर हम लोग कंसंट्रेशन के बीच, इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच अगर ग्राफ अगर हम लोग खींचने का प्रयास करें तो बच्चों सीधी सी बात है, टी हाफ का जो है ए के साथ कैसा संबंध है, सीधा, यानी कि concentration of A increased with increase in half life, और ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे टी हाफ बढ़ेगा वैसे वैसे A का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है फिर से ऐसा ग्राफ हम लोगों को ऑब्टेन्ड होगा, यानी कि दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब फिर से आपके दिमाग में चला होगा सर वहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन मैंने क्या बोला, कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा जो इस रिएक्शन को प्रोसीड होने पर बाध्य करेगा, प्रोसीड होने के लिए बाध्य करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन बिना लिए हुए किसी भी हाल में रिएक्टेंट का कन्वर्सन जो है प्रोडक्ट में संभव नहीं है, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो कंसंट्रेशन तो कुछ ना कुछ लेंगे, ठीक है ना, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ जो है बच्चों वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कंक्लूजन हमारा यही कहता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो है हाफ लाइफ को भी इजीली कैलकुलेट कर लिया है, इजीली कैलकुलेट करना सीख लिया है। ध्यान रहे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरली बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
उसका काइनेटिक इक्वेशन और उसका हाफ लाइफ, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसका काइनेटिक इक्वेशन और हाफ लाइफ। जनरली यही जो है एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक्सप्रेस करने के लिए देता है। तो निश्चित रूप से ये दो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो काइनेटिक इक्वेशन और उसका हाफ लाइफ है, ये आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो इसको आप बार बार प्रयास करेंगे और बार बार प्रूफ करके जो है इसको चेक करने का प्रयास करेंगे कि हाँ आपसे ये इसका हाफ लाइफ इसका काइनेटिक इक्वेशन और हाफ लाइफ जो है प्रूफ हो पा रहा है या नहीं। अगर हो पा रहा है तो निश्चित रूप से बच्चों आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी की ओर जो है अग्रसर हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।